रामायण और महाभारत हमें कैसे पता चली? जरा एक पल के लिए रुक कर इस सवाल को सच में सोचिए। हम जानते हैं राम अयोध्या में जन्मे, हम जानते हैं उनका वनवास हुआ, हम जानते हैं कि सीता का हरण हुआ, हम जानते हैं लंका तक युद्ध हुआ, हम जानते हैं कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ, हम जानते हैं अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाए और उसी क्षण श्री कृष्ण ने गीता कही। लेकिन असली सवाल यह है, हमें यह सब कैसे पता चला जब ना कैमरे थे, ना रिकॉर्डिंग थी, ना कोई रिपोर्टर था, ना कोई आर्काइव थी, ना कोई डिजिटल क्लाउड बैकअप था। तो फिर इतनी विशाल, इतनी जटिल कथा हजारों साल तक बची कैसे रही? और शायद रामायण और महाभारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री युद्ध नहीं है, सबसे बड़ी मिस्ट्री है इसे कैसे बचाया गया। और अगर ऐसे सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि रामायण और महाभारत किसने लिखी, सवाल ये है कि वाल्मीकि को कैसे पता था, व्यास को कैसे पता था, और जब एक बार लिख दी गई तो दोबारा तुलसीदास ने क्यों लिखा। यानी मिस्ट्री सिर्फ ऑथरशिप की नहीं है, मिस्ट्री मेमोरी की है। हम अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, हम रामायण और महाभारत को मॉडर्न नॉवल की तरह समझने लगते हैं। हमें लगता है कोई ऑथर बैठा होगा, उसने कहानी लिखी होगी, किताब बन गई होगी, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। रामायण और महाभारत सिर्फ किताबें नहीं है, ये एक सभ्यता की स्मृति है। किताबें सूचना बचाती है, परंपरा अर्थ बचाती है, आर्काइव रिकॉर्ड रखता है, समाज स्मृति रखता है, और अगर ये बात समझ आ जाए तो पूरा विषय एक नए प्रकाश में खुलने लगता है। आज का आधुनिक दिमाग हर चीज को जल्दी से लेबल करना चाहता है। या तो कोई टेक्स्ट हिस्ट्री है, या वो मिथ है, या रिलीजन है, या लिटरेचर है। लेकिन रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ नहीं जिन्हें एक बॉक्स में बंद किया जा सके। अगर आप इन्हें केवल हिस्ट्री मानेंगे तो इनके आधे अर्थ खो देंगे। अगर आप इन्हें केवल मिथ कहकर टाल देंगे तो भी इनके आधे अर्थ खो देंगे। ये ग्रंथ केवल घटनाएं नहीं बताती, ये मनुष्य के सबसे गहरे प्रश्नों को सामने रखते हैं। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वचन की कीमत क्या है, राजसत्ता कब भ्रष्ट होती है, परिवार कब युद्ध में बदल जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में इनके लिए इतिहास जैसा शब्द मिलता है। लेकिन यहाँ इतिहास का अर्थ केवल मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, यहाँ कथा के भीतर संस्कृति भी है, दर्शन भी है, नैतिकता भी है, और सभ्यता की स्मृति भी है। इसलिए रामायण और महाभारत को केवल पढ़ा नहीं जाता, उन्हें समझा भी जाता है, जिया भी जाता है, और आगे दिया भी जाता है। अब अगर कोई पूछे रामायण और महाभारत हमें कैसे पता चली, तो उसका उत्तर 4 परतों में समझना होगा। पहली परत ऋषियों की भूमिका, दूसरी परत मौखिक परंपरा, तीसरी परत ग्रंथ रूप में संकलन, और चौथी परत हर युग में पुनर्कथन। इन चारों को साथ समझना होगा, क्योंकि मॉडर्न दिमाग 2 ही विकल्प सोचता है, या तो किसी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा, या सब कुछ कल्पना होगा। लेकिन भारतीय परंपरा में एक तीसरा संसार भी है। यहाँ कवि केवल स्टोरी टेलर नहीं होता, ऋषि कई बार दृष्टा, संकलक और व्याख्याकार भी होता है। और इस बात को समझने के लिए हमें उस भारत को समझना होगा जहां ज्ञान का सबसे बड़ा सर्वर कोई मशीन नहीं था, मनुष्य की स्मृति थी। आज हम भूलने वाले लोग हैं, इसलिए हम लिखते हैं, फाइल बनाते हैं, बैकअप रखते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में सवाल उल्टा था। यहाँ केवल लिखना काफी नहीं था, यहाँ ज्ञान को धारण करना जरूरी था। एक गुरु बैठता था, उसके सामने शिष्य होते थे। कोई प्रिंटेड बुक नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, गुरु बोलता था, शिष्य सुनते थे और उसे दोहराते थे। ये कैजुअल ओरल ट्रेडिशन नहीं था, ये डिसिप्लिन ट्रांसमिशन था। ज्ञान केवल लिखा नहीं जाता था, याद रखा जाता था। यही फर्क है आर्काइव और ट्रेडिशन में। आर्काइव टेक्स्ट को बचाता है,
ट्रेडिशन मीनिंग को बचाती है और यही इस विषय की पहली चाबी है। रामायण और महाभारत पहले किताब नहीं थी, वे पहले स्मृति थी। यहां पर अक्सर मॉडर्न गलती होती है। हम वाल्मीकि को एक नॉवेलिस्ट की तरह देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने बाहर बैठकर राम की पूरी कहानी इमेजिन कर ली हो। लेकिन भारतीय परंपरा में वाल्मीकि की भूमिका इससे कहीं गहरी है। वे राम कथा के बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर नहीं थे, वे उस परंपरा के भीतर स्थित ऋषि थे। रामायण में एक अत्यंत गहरा दृश्य आता है। लव और कुश राम कथा का गान करते हैं। अब यह दृश्य को केवल धार्मिक प्रसंग की तरह मत देखिए, इसे सभ्यता की क्षण की तरह देखिए। एक आश्रम है, वन की शांति है, वहीं दो बालक कथा सीखते हैं। फिर वही कथा उस राजा के सामने गाई जाती है जिसकी जीवन यात्रा उस कथा का केंद्र है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक राजा बैठा है और दो बालक उसको अपनी जीवन गाथा गा के सुना रहे हैं। यह दृश्य हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। रामायण पहले किताब नहीं थी, रामायण पहले कथा थी। वह स्मृति में थी, वह गान में थी, वह परंपरा में थी और धीरे धीरे वही कथा ग्रंथ बन गई। इसलिए वाल्मीकि केवल ऑथर नहीं थे, वे राम कथा के रूपकार, संरक्षक और प्रेषक हैं। तो चलिए अब आते हैं महाभारत पर, और यहां आते ही स्केल बदल जाता है। रामायण गहरी है लेकिन महाभारत विशाल है। इतने पात्र, इतने वंश, इतने संबंध, इतनी राजनीति, इतने नैतिक संकट। तो प्रश्न उठता है, व्यास को यह सब कैसे पता था? यहां भी वही मॉडर्न गलती होती है। हम व्यास को एक नॉवेलिस्ट की तरह सोचने लगते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में व्यास की भूमिका इससे कहीं बड़ी है। व्यास केवल राइटर नहीं है, वे है संकलक, व्यवस्थापक और सभ्यता की स्मृति को ग्रंथ में ढालने वाले एक व्यक्तित्व। व्यास महाभारत के बाहर खड़े नैरेटर नहीं है, वे उसके भीतर भी है, वे उसके रूपकार भी है। और शायद इसे समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि व्यास ने केवल महाभारत नहीं लिखी, उन्होंने एक टूटती हुई सभ्यता की स्मृति को आकार दिया। सभ्यता केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, यह दिखाती है कि जब अहंकार, मौन, अपमान, सत्ता और लोभ एक साथ जमा हो जाए तो एक परिवार नहीं, पूरी सभ्यता युद्ध में बदल सकती है। और यही इस विषय का सबसे शक्तिशाली प्रश्न है। अगर रामायण पहले से थी तो तुलसीदास ने फिर क्यों लिखी? क्या पुरानी गलत थी? नहीं, उन्हें दोबारा इसलिए कहा गया क्योंकि युग बदल जाता है, भाषा बदलती है, समाज बदलता है। सत्य वही रह सकता है लेकिन सत्य तक पहुंचने की भाषा बदल सकती है। तुलसीदास ने राम कथा को नया नहीं बनाया, उन्होंने उसे जन भाषा में, जन हृदय के लिए पुनः प्रकट किया। वाल्मीकि और तुलसीदास विरोधी नहीं है, वे एक ही परंपरा के अलग प्रकाश बिंदु हैं। रामायण और महाभारत के अनेक संस्करण मिलते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया तक। कुछ लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है इतने वर्जन है तो सच कमजोर हो गया होगा। लेकिन कई बार इसका अर्थ उल्टा होता है। कोई कथा जीवित होती है, वही फैलती है। एक मृत परंपरा फिक्स्ड होती है, एक जीवित परंपरा प्रवाहित होती है। नदी एक होती है लेकिन रास्ते में उसकी धाराएं फैल सकती है। इससे नदी झूठी नहीं हो जाती, इससे यह साबित होता है कि नदी बह रही है। और यह प्रश्न भी स्वाभाविक है। हाँ, वेरिएशंस संभव है, लेकिन डिसिप्लिन ओरल ट्रेडिशनल कैजुअल रूमर नहीं होता। जब किसी समाज में पाठ, पुनरावृत्ति, छंद, गुरु शिष्य परंपरा और सार्वजनिक कथन मजबूत हो तो ओरल ट्रांसमिशन नॉलेज सिस्टम बन जाता है। वेरिएशन कोलैप्स नहीं होता, कई बार यह केवल जीवित परंपरा का संकेत होता है। अब शायद हम इस विषय के सबसे बड़े निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। रामायण और महाभारत इसलिए नहीं बची क्योंकि किसी एक लेखक ने उन्हें लिख दिया, वो इसलिए बची क्योंकि ऋषियों ने उन्हें रूप दिया, परंपराओं ने उन्हें संभाला, गुरु शिष्य परंपरा ने उन्हें आगे बढ़ाया, समाज ने उन्हें सुना, कवियों ने उन्हें नए युग में उतारा और इस तरह वे हजारों साल तक जीवित रहीं। रामायण और महाभारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं कि उन्हें किसने लिखा,
सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि उन्हें एक सभ्यता ने कैसे बचाए रखा। एक लेखक लिख सकता है, लेकिन हजारों साल तक बचाना किसी एक लेखक के बस की बात नहीं होती। उसके लिए चाहिए स्मृति, परंपरा, कथा, कविता, श्रद्धा और पीढ़ियों के बीच जीवित संवाद। यानी अंत में उत्तर सिर्फ वाल्मीकि नहीं है, सिर्फ ऋषि व्यास नहीं है, सिर्फ तुलसीदास भी नहीं है। अंत में उत्तर है सभ्यता। किताबें अलमारी में बचती हैं, सभ्यताएं स्मृति में बचती हैं। रामायण और महाभारत अलमारी में नहीं बची, वे लोगों के भीतर बची। इसलिए वे केवल ग्रंथ नहीं है, वे भारत की याददाश्त है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व, वो भी गीता और रामायण जैसे महाग्रंथों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई और आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।